फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास अग्रवाल और आप देख रहे हैं ट्रेड विद बुक्स। आज हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में जो बिगिनर होता है, जो फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट का नाम जिसने सुना है, उसको क्या-क्या पता होना चाहिए, वो कैसे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग शुरू कर सकता है, कहाँ से कर सकता है, फंडामेंटल और टेक्निकल अप्रोच क्या होनी चाहिए, शुरुआती टाइम में वो क्या स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकता है, स्टॉक्स होते क्या हैं, स्टॉक ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग होती क्या है, कहाँ से होती है, ब्रोकरेज फर्म्स क्या होते हैं, बीएससी एनएससी क्या होता है, डिविडेंड, ईपीएस, आरओई, आरओसी, पी रेशियो, इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज, चार्ट कहाँ से देखें, सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो आप अगर एक बिगिनर हैं और ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या साइंटिस्ट क्यों ना हो, अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, तभी आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी। उसके बाद आप जाके प्राइस एक्शन और स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग से जो स्ट्रेटजीज हैं वो वीडियोस देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। मैं हूं विकास अग्रवाल और ये वीडियो में आपको ये सारे डिटेल्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, स्टॉक्स क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारा इंस्टाग्राम चैनल ट्रेड विद बुक्स भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी बहुत से बार बार फॉलो करने के नहीं बोलूँगा, सीधा चलते मुद्दे पे। व्हाट इज अ स्टॉक? स्टॉक होता क्या है स्टॉक मार्केट में? ये स्टॉक क्या होता है? तो देखिए, इसको एक किराने की दुकान से समझते हैं। समझ लीजिए कि मेरी एक किराने की दुकान है जिसमें मुझे साल में 1 लाख रुपए कमाई होती है। ठीक है, मेरी एक किराने की दुकान है जिसमें मुझे साल में 1 लाख रुपए की कमाई होती है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें और सामान डालूं ताकि मुझे मेरी कमाई बढ़े। लोग आ रहे हैं, डिमांड है, पर मेरे पास कैपिटल नहीं है कि मैं इस दुकान में और पैसे डाल के वहां पे मैं और ज़्यादा ग्रोथ कर सकूँ, उसको और बढ़ा सकूँ। मुझे पता है कि अगर मैंने अभी जो मेरे पास 10 लाख का सामान है दुकान में, अगर वो मैं 50 लाख का कर दूँगा तो जो मैं अभी 1 लाख कमा रहा हूँ वो मैं 5 लाख कमाने लग जाऊँगा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मैं बैंक से लोन लेने जाऊँगा तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो मैं देना नहीं चाहता। तो मेरे पास क्या उपाय है? मैं अपने किसी दोस्त या किसी और रिश्तेदार या किसी कलीग को बोलूँगा कि तुम मेरे दुकान के कुछ मालिकाना हक ले लो, मतलब उसके शेयर्स ले लो। शेयर मतलब हिस्सेदारी, बाँट लो। शेयर करना, जैसे आप व्हाट्सएप में शेयर करते हो किसी को कोई मैसेज, वैसे ही मैं अपनी दुकान किसी को शेयर कर रहा हूँ, किसी के साथ शेयर कर रहा हूँ। उससे क्या माँग रहा हूँ मैं? कि तुम अपना कैपिटल, अपने पैसे इसमें डालो, जो मुनाफ़ा होगा उसको भी हम बाँट लेंगे। यही है, एक तरह से मैंने अपनी दुकान को एक स्टॉक बना लिया। मान लो मेरी दुकान का नाम है जय दुर्गा भंडार, तो मेरी दुकान के नाम से एक स्टॉक आ जाएगा जेडीबी। जेडीबी शेयर हो गया। अब जेडीबी में पहले मेरी 100% हिस्सेदारी थी, जो भी प्रॉफिट आता था वो मेरा, जो लॉस वो मेरा। 100% शेयर्स मेरे पास। लेकिन अब उसके दो हिस्सेदार हो गए, तो 50-50 शेयर्स हो गए मेरे पास। 50, वो भी कैपिटल के ऊपर। अगर मैंने भी 10 लाख लगाए, उसने भी 10 लाख, तो दोनों के 50-50 शेयर्स। अगर उसने 40 लाख लगाए, मैंने 10 लाख, तो उसके ज़्यादा शेयर्स मालिकाना हक हो गए। ऐसे ही जब आप रिलायंस कंपनी का शेयर जाके खरीदते हो मार्केट में, तो आप उसके एक हिस्सेदार बन जाते हो। अब अगर कंपनी कुछ कमाएगी तो कंपनी की चॉइस है कि उस कमाई के एक हिस्से को, जितना आपका शेयर का हिस्सा है, वो आपको दे दे, या तो उस हिस्से को भी वापस कंपनी में लगा दे ताकि कंपनी और ग्रो करे। ठीक है, जो हिस्सा वो आपको दे देती है अपनी कमाई का, वो डिविडेंड कहलाता है। डिविडेंड आपने सुना होगा, बहुत सारे स्टॉक डिविडेंड देते हैं। आईटीसी का स्टॉक 5 रुपए डिविडेंड दे दिया एक स्टॉक के पीछे, मतलब उसका जो एक शेयर जो रखा हुआ था उसको 5 रुपए मिले साल भर में, मान लो। तो कंपनी ने जितना भी कमाया था उसके हिस्से में उतने पैसे आए। तो ये होता है स्टॉक। तो जब किसी कंपनी को लगता है कि उसे और ग्रो करना है, तो मार्केट से पैसे उठाने के लिए, लोगों से पैसे उठाने के लिए वो अपने स्टॉक को एक्सचेंजेस में लिस्ट कराती है। एक्सचेंज वो जगह है, आगे बताऊंगा, जहाँ पे ये स्टॉक सब लिस्टेड होते हैं, जहाँ पे इनकी ट्रेडिंग हो सकती है। तो अब समझ में आया आपको कि कोई बिजनेस जो होता है, व्यापार, वो क्यों स्टॉक लेके आता है। रिलायंस कंपनी को अगर और पैसे चाहिए, लोगों से पैसे लेने हैं, तो वो वहाँ पे मार्केट में आके अपना एक रिलायंस का स्टॉक लाएगी। लोगों को क्या फ़ायदा है कि अब वो रिलायंस के बिज़नेस से जुड़ चुके हैं। मतलब रिलायंस अगर प्रॉफ़िट करेगी तो उनका भी प्रॉफ़िट होगा। तो वो विश्वास करते हैं मुकेश अंबानी पे, उनकी कंपनी पे, उनके मैनेजमेंट पे, कि वो पैसे कमा के देंगे ज़्यादा। तो अगर वो अपने जितने भी कैपिटल लगाएँगे, अगर उस पे 15% कमा रहे हैं,
तो आपको भी 10 से 15% इक्विटी में आपको उसका फायदा मिलेगा। ये है आपका स्टॉक्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये है स्टॉक्स की बेसिक परिभाषा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ये स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक तो आपने समझ लिया कि एक दुकान के मैंने कैसे हिस्से करके दिखाया कि एक स्टॉक बन गया। अब अगर मैं इस दुकान के 100 शेयर लॉन्च कर दूं और बोलूं कि आके आप खरीद लो, एक शेयर की कीमत इतनी है, मान लो मेरे पूरे दुकान की कीमत 50 लाख है और मैंने उसको 100 शेयर्स में डिवाइड कर दिया, तो आप समझ लीजिए कि एक शेयर की कीमत कितनी होगी। अब अगर अगर दुकान ज़्यादा चलेगी तो उस एक शेयर का भी रेट बढ़ेगा, क्योंकि अगर टोटल दुकान की कीमत 50 लाख से 1 करोड़ हो जाती है, क्योंकि वो मुनाफा कमा रही है, तो अब एक शेयर की कीमत भी डबल हो जाएगी। ये है आपके स्टॉक के बढ़ने का तरीका। ऐसे स्टॉक्स बढ़ते हैं ऊपर, जिससे कि रिटेल पीपल को, जो आम आदमी हमारे जैसा, उसको फायदा होता है। ये है पूरा स्टॉक का खेल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ये स्टॉक मार्केट क्या होता है। व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो स्टॉक्स जो किसी कंपनी ने अपने बिजनेस के लिए बनाए हैं, उनकी ट्रेडिंग पॉसिबल है, मतलब लेन देन वहाँ पे वो लिस्ट हुए हैं। मान लो अभी मेरा कोई JDB, जो मेरा शेयर का नाम है JDB, अभी तक तो मैं बाहर ही लोगों से पैसे मांग रहा था, पर वहाँ पे तो लिमिटेड ही लोग हैं। वो लोग तो उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो भी ना, लेकिन मुझे सबसे जुड़ना है, पूरे इंडिया के लोगों से, बाहर के लोगों से जुड़ना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे पैसे लगाने के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक एक्सचेंज ढूंढ सकता हूँ, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे जाके मैं अपने शेयर को बोलूंगा कि आप लिस्ट कर दीजिए। उनके बहुत सारे क्राइटेरिया होंगे, अगर वो सारे फुलफिल हो गए तो वो लोग उस शेयर को वहाँ लिस्ट कर देंगे अपने एक्सचेंज पे। एक्सचेंज आदान प्रदान, यहाँ से आप शेयर का आदान प्रदान कर सकते हो, ये वो माध्यम है, प्लेटफॉर्म है। तो वैसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये एक स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे सारे शेयर्स लिस्ट हैं। वैसे ही बाद में एक नया स्टॉक एक्सचेंज आया था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, यहाँ पे भी सारे शेयर्स लिस्ट है। यहाँ से ही शेयर की ट्रेडिंग होती है, लेन देन, आदान प्रदान। कमोडिटी के लिए, कमोडिटी मतलब जैसे सोना, चांदी, लोहा, कच्चा तेल, ये सब तो स्टॉक्स नहीं है ना, ये सब बिजनेस नहीं है, ये तो धातु और चीजें हैं जिन पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके लिए अलग से एक्सचेंज है MCX, इसके लिए अलग से ट्रेडिंग का टाइम है और अलग ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अब आते हैं इक्विटी मार्केट और FNO क्या है। जब आप कोई शेयर लेते हैं और शेयर बेचते हैं, कैश में काम करते हैं, मतलब आपने रिलायंस के 250 शेयर लिए, 100 शेयर लिए, एक शेयर लिया, और आप चाहे तो आज या एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद, या एक साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल तक रखने के बाद आप उसे बेचना चाहते हैं, ये सब है इक्विटी मार्केट, कैश मार्केट बोलते हैं टर्म्स को। लेकिन अगर आप उसमें एक अनुमान लगाना चाहते हैं कि रिलायंस एक महीने में हो सकता है 100 रुपये बढ़ जाएगा, तो मैं सिर्फ एक महीने के लिए कोई एक छोटा प्रीमियम दे के, जैसे रिलायंस का शेयर अगर 3,000 रुपये है, तो मैं सिर्फ 300 रुपये दे के या 3,000 रुपये दे के एक दांव खेलूं कि ये ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी आ सकता है। तो ये सारा काम फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता है। आप कम पैसे लगा के उस शेयर्स में एक पोजीशन लेते हैं छोटी अवधि के लिए, 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने के लिए। अगर वो दांव सही हुआ तो आपके बहुत पैसे बन जाएंगे, अगर गलत हुआ तो पैसे डूब भी जाएंगे। तो ये एक तरह से एक रिस्की बिजनेस होता है। कुछ लोग इसको सट्टा भी बोलते हैं, पर ये सट्टा नहीं है, ये कैलकुलेटेड रिस्क होता है। आप सोच समझ के रिस्क लेते हैं यहाँ पे। इसको हेज करने के भी यूज करते हैं। हेजिंग मतलब क्या होता है, मान लो मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर्स हैं, अब मुझे लग रहा है कि इस महीने कुछ होने वाला है मार्केट में जिससे मार्केट गिर जाएगा, पर मैं वो शेयर्स भी नहीं बेचना चाहता किसी कारण से। हो सकता है मैं टैक्स बचाना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म टैक्स, शॉर्ट टर्म टैक्स, तो मैं नहीं बेचूंगा, तो मुझे फिर भी प्रोटेक्ट होना है। तो उसके लिए कुछ यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं कि मैं पुट ऑप्शन खरीद लूँ, जिससे मार्केट अगर नीचे गया, रिलायंस का शेयर नीचे भी गया, तो वो पुट ऑप्शन मुझे वो पैसे दे देगा नीचे जाने के कारण, तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा। तो ये होता है हेजिंग। ये सब के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन यूज होता है। और जो कैश मार्केट होता है, यहाँ पे पूरे पैसे देने होते हैं, जितने का आप शेयर लेंगे उतने पूरे पैसे देने होते हैं। ये है इक्विटी मार्केट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे शेयर्स तो यहाँ पे एक्सचेंज पे लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रिलायंस का शेयर लिस्टेड है। मुझे अगर रिलायंस का शेयर खरीदना है या बेचना है या ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, तो मैं कैसे करूँ।
ये तो वहाँ लिस्ट हो गया, कंपनी को लगा पैसे की ज़रूरत है। जेडीबी जो हमारा जय दुर्गा भंडार था, उसको लगा कि मुझे और पैसे चाहिए अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। अपने आस-पास वालों से भीख माँगने से या उनसे पैसे माँगने से अच्छा है कि मैं ओपन मार्केट में जाऊँ, जो लोग वैल्यू करते हैं मेरी कंपनी का, मेरे बिज़नेस का कि हाँ, ये ग्रो कर रहा है, इस मैनेजमेंट में दम है, मुझ में दम है कि मैं अपने बिज़नेस को और बड़ा करूँगा। मेरी पॉलिसीज़ अच्छी हैं कि मैं अपने बिज़नेस में जो भी कैपिटल आएगा, उस पे 20% 30% कमा के अपने इन्वेस्टर्स को दे सकता हूँ। जब ये भरोसा मुझे आ जाएगा, तो मैं रिटेल में जाने के लिए इन एक्सचेंज में जाके कहूँगा कि मेरी जेडीबी कंपनी को आप यहाँ लिस्ट कर लो। जब ये लोग मान जाएँगे और लिस्ट कर लेंगे, तो फिर पूरे इंडिया के लोग, बाहर के लोग जब जेडीबी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, पैसे डालना चाहेंगे या उसमें ट्रेड करना चाहेंगे छोटी अवधि के लिए, तो वो कहाँ करेंगे? उसके लिए होते हैं ब्रोकर्स। ब्रोकर्स जैसे आपने सुना होगा जीरोधा, अपस्टॉक्स, एसबीआई, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, ये सब है ब्रोकर्स। अब ये ब्रोकर्स क्या करते हैं? ब्रोकर्स का काम है आपको वो माध्यम दिलाना जहाँ से आप शेयर का लेन-देन कर सकें, ट्रेडिंग कर सकें। एक तरह से ये ऐप है जो आपको सुविधा देता है कि आप बीएससी और आपके बीच में एक लिंक स्थापित कर सकें। मान लो आपको शेयर खरीदना है जेडीबी का, तो आप सीधा जाके बीएससी में जाके शेयर नहीं खरीदोगे, आप जीरोधा में अकाउंट खोलोगे। जीरोधा का मोबाइल ऐप है काइट। वहाँ पे आप खोलोगे अकाउंट और वहाँ से आप अपने उसमें पैसे डालोगे बैंक अकाउंट से। उसके बाद ये देखो, ये है जीरोधा का अकाउंट। यहाँ पे लिखा है kite.zerodha.com ऐसा दिखता है। यहाँ पे आप वॉच लिस्ट में आप डालोगे जेडीबी। अब जेडीबी नाम का तो कोई शेयर है नहीं, तो आपको एग्जाम्पल के लिए दे देते हैं रिलायंस। रिलायंस जब आप यहाँ लिखोगे, तो रिलायंस का शेयर आ गया जो अभी 2923 रुपये में ट्रेड कर रहा है। अगर आपको यहाँ खरीदना है, तो आप जब आपने यहाँ रिलायंस लिखा, तो रिलायंस एनएससी के लिए भी आया और बीएससी के लिए भी। आप देखिए यहाँ बीएससी है, ये एनएससी है, मतलब ये दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपको कहीं से भी खरीद सकते हो, आप दोनों ही जगह से। आप दोनों ही को ही लिस्ट कर लो यहाँ पे। आप देखो दोनों में प्राइस में डिफरेंस भी है। यहाँ पे 2922 रुपये 65 पैसे है, यहाँ 2923 रुपये 70 पैसे। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। तो आप यहाँ पे कोई भी कहीं पे भी जो आपको एक्सचेंज अच्छा लगता है आप खरीद सकते हो। ये बाई और सेल का बटन आपको दबाना है। सेल सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हो, वो आगे सीखेंगे कैसे। मान लो बाई करना है, मुझे लगता है कि रिलायंस का शेयर आगे जाएगा, कैसे लगता है वो भी आगे सीखेंगे कि कैसे लगता है। ऐसे ही बस लगता है नहीं होता है, कैसे लगता है उसके लिए भी आंसर है। अगर मुझे बाई करना है तो ये बाई का विंडो खुल गया, यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल सकता हूँ 1 या 100। अगर 100 क्वांटिटी खरीदनी है मुझे, तो कितने पैसे लगेंगे? 2,92,265 रुपये लगेंगे। अगर मुझे एक क्वांटिटी खरीदनी है, तो यहाँ मार्जिन आ गया 2922 रुपये 65 पैसे लगेंगे। और चार्जेस, ये जो ब्रोकर है ये आपको फ्री में तो कोई सुविधा देगा नहीं, ये आपसे इस शेयर को खरीदने के बदले कुछ पैसे लेगा, वो कहलाता है चार्जेस। वो है 3 रुपये। 3 रुपये चार्ज में आप शेयर लेके रख सकते हैं जिंदगी भर के लिए। ये है आपका रिलायंस का रेगुलर में अगर आप बाय करते हैं तो। लॉन्ग टर्म में यहाँ लिखा है लॉन्ग टर्म, मतलब आप एक दिन से लेके 1 लाख साल तक इसको रख सकते हैं। कोई आपसे नहीं कहेगा कि आप शेयर बेच दो, जब आपकी मर्जी तब आप बेच सकते हो। यहीं पे एक ऑप्शन है इंट्राडे। इंट्राडे मतलब आज खरीदा आज बेचा। जो लोग छोटी अवधि के लिए इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए है। यहाँ पे एक लिखा है एसएल, मतलब आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि अगर मैंने 2922 में खरीदा है, तो अगर इसका प्राइस 2920 हो गया तो मैं निकल जाऊंगा, तो वो होता है स्टॉप लॉस। इस तरीके से बहुत से ऑप्शन मिलते हैं। आप यहाँ बहुत से स्टॉक्स ऐड करके रख सकते हैं और बाई और सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बाइंग एंड सेलिंग का प्रॉफिट लॉस सब कुछ दिखाएगा, जो कि टेलीग्राम पे भर भर के आपको पोर्टफोलियो देखने के लिए मिलता है। जीरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर है। डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है? जो कम ब्रोकरेज में छोटे पैसे लेके, कम पैसे लेके आपको शेयर में लेन देन करने की सुविधा दे रहा है, लेकिन ये आपको कोई एनालिसिस ज़्यादा नहीं देगा कि आपको कौन सा खरीदना है शेयर या नहीं। आप अगर इसमें कोई ग्लिच आया तो पता नहीं आपको एक कॉल में वो उसके एजेंट्स मिलेंगे कि नहीं। लेकिन जो फुल टाइम ब्रोकर होते हैं, जैसे एसबीआई का सिक्योरिटीज है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, कोटक का है, यहाँ पे आपको ज़्यादा सुविधा मिलेगी लेकिन ब्रोकरेज भी ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे जब आप ट्रेड या इन्वेस्ट करेंगे।
लेकिन आपको सुविधा ज़्यादा मिलेगी क्योंकि वो लोग आपको मुहैया कराएँगे डिटेल एनालिसिस और आपके लिए एक एजेंट भी होगा। इस तरीके से आप ब्रोकर चुन सकते हो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि हम क्या बता रहे थे कि ब्रोकर क्या होता है। नेक्स्ट है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होती है। अब आप शेयर मार्केट में 2 तरह से काम कर सकते हो, या तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो या इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अब देखो ट्रेडिंग का मतलब क्या है, आप छोटी अवधि के लिए आप कोई सौदा लेते हो। आपको लगता है कि हमारा जो जेडीबी का जो शेयर है, जो जय दुर्गा भंडार का, वो आज से लेके अभी सुबह से लेके 3 बजे तक वो बढ़ने वाला है। क्यों लगता है वो, या तो आप फंडामेंटली आपने कोई न्यूज़ देखी होगी या उसका कोई रिजल्ट आया होगा कि हमारा जेडीबी का जो 3 महीने का जो अर्निंग का रिपोर्ट्स आया, कमाई की रिपोर्ट आई, उसमें ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी ने तो पिछले तिमाही से ज़्यादा कमा लिया। तो फिर आप सोचेंगे कि अब तो इस शेयर्स में लोग टूट पड़ेंगे खरीदने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा कमा रही है, या मुझे खरीदना है क्योंकि ये कंपनी ज़्यादा कमा रही है तो मुझे रखनी है। तो आप ये सोच के हो सकता है आप उस कंपनी को बड़ी अवधि के लिए ले लें। बड़ी अवधि के लिए जब आपने ये सोच के लिया कि मैं तो इसको 5 साल या 10 साल रखूंगा, और जब ये जय दुर्गा भंडार जो आज 1 लाख रुपए कमाता है 1 साल का, वो जब 1 करोड़ कमाने लग जाएगा तो मेरे शेयर्स का दाम भी 100 गुना हो जाएगा। क्योंकि जब 1 लाख कमाई से 1 करोड़ कमाई हो गई तो 100 गुना हो गया, तो उस शेयर का दाम भी 100 गुना हो जाएगा। तो इसे कहते हैं इन्वेस्टिंग। आपने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट जब आप करते हो, जैसे आप बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट कैसे करते हो, उसको स्कूल भेज के पढ़ाई करा के, तो वो आगे चल के आपका नाम रोशन करता है। वैसे ही जब आप कंपनी जब ग्रो करेगी तो आपने जो उसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो ग्रो होके आपको अच्छा रिटर्न देंगे। ट्रेडिंग क्या है, आज सुबह कोई न्यूज़ आई कि जेडीबी के शेयर्स में किसी बड़े आदमी ने इंटरेस्ट दिखाया है तो वो शेयर्स बढ़ने वाला है, तो मैं आज ही खरीद लिया और 3 बजे तक उसको खत्म करके अपना प्रॉफिट ले लिया। या तो मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर ऐसा कोई कप एंड हैंडल बन रहा है, ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, कि मैं छोटी अवधि में पता लग रहा है कि इसमें मोमेंटम आ रहा है, इसमें लोगों का इंटरेस्ट है बाइंग का। तो जहां ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट है वो ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। माइक हिल गया। तो वो सोच के मैं छोटी अवधि के लिए जब ट्रेड लूंगा तो वो होता है ट्रेडिंग। तो लॉन्ग टर्म मतलब जब आप 5 साल 10 साल के लिए ट्रेड लेते हो। स्विंग ट्रेडिंग मतलब जब आप 1 दिन से ज़्यादा और 3 महीने 1 साल तक के लिए ट्रेड लेते हैं। जैसे अभी कोई रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक मॉडल मैंने सिखाया है, उसको जब जीरो लाइन क्रॉस हो रही हो तो आप ले सकते हो, जब जीरो लाइन नीचे जाए वापस जी तो आप निकल जाओगे। तो ये है स्विंग ट्रेडिंग। आप जो स्विंग्स होते हैं, जो स्विंग्स उसके लिए प्रॉफिट लॉस लेना चाहते हो। इंटरडे 9:15 मार्केट ओपन होता है, 3:30 क्लोज होता है, तो 3:20 के आसपास तक आप निकल जाओगे, वो है इंटरडे। स्कैल्पिंग मतलब 1 मिनट 5 मिनट में आप तुरंत, आपने कोई कैंडल देखी कि ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आप घुसे और यहाँ पे निकल गए एकदम 2 मिनट 5 मिनट में। जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है वो कहलाती है स्कैल्पिंग। इसमें हार्ट बीट बढ़ जाती है, रिस्क ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आपका टाइम कम होते जाएगा आपका रिस्क बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आपका टाइम फ्रेम बढ़ता जाएगा आपका रिस्क कम होता जाएगा, रिटर्न भी कमते होते जाएंगे। यहाँ पे अगर किसी ने बहुत अच्छे से सीख लिया इंट्राडे या स्कैल्पिंग तो वो ज़्यादा रिटर्न कमा सकता है। लेकिन इसी ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में रिस्क ज़्यादा लेते हैं और लोग ज़्यादातर लॉस में होते हैं। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। देखो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कोई शेयर लेना है, पर कैसे डिसाइड करोगे कौन सा शेयर लेना है, तो उसके लिए दो अप्रोचेस हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल। फंडामेंटल मतलब क्या होता है कि आपने उस कंपनी की बैलेंस शीट और उसका जो अर्निंग रिपोर्ट था वो देखा है। मतलब आपको लगता है कि ये कंपनी हेल्दी है, ये आगे जाके और मुनाफा कमाएगी। अगर और मुनाफा कमाएगी तो आपका जो शेयर है, आपका जो हिस्सा है कंपनी में, उसके दाम भी बढ़ेंगे, क्योंकि उसे और कोई आके आपसे ज़्यादा रेट में खरीदना चाहेगा, क्योंकि उसे लगता है कंपनी और ज़्यादा मुनाफा कमाएगी। तो ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि आप चार्ट देखते हैं उस कंपनी का, और चार्ट्स पे आप देखते हैं कि यहाँ पे बहुत लोग खरीदना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत लोग सेल करना चाहते हैं। तो मैं इन दोनों पॉइंट पे अपने ट्रेड डिसाइड कर सकता हूँ कि यहाँ एंट्री ली, यहाँ एग्जिट करके। यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, वहाँ खरीदना चाहते हैं, वहाँ मैं भी खरीद लेता हूँ। जहाँ लोग सेल करना चाहते हैं वहाँ। ये सब पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए बहुत से इंडिकेटर्स हैं और भी टूल्स हैं जो आप टेक्निकल एनालिसिस में सीखते हो। तो ये दो अप्रोच है स्टॉक सेलेक्ट करने का, कि स्टॉक कौन से लूँ, कहाँ पे एंट्री करूँ, कहाँ एग्जिट करूँ। ये उसके लिए एनालिसिस है। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की बैलेंस शीट होती है।
बैलेंस शीट मतलब उसका मार्केट कैप क्या है, उसके पास कितना कैश है, उसके पास उधारी कितनी है। मान लो मैं कोई दुकान का जो शेयर का एग्जांपल ले रहा था, उस दुकान पे मान लो 50 लाख की उधार है और वो कंपनी कमा रही है 1 लाख रुपए। तो आप सोचिए, साल का 1 लाख कमाने वाली कंपनी के ऊपर अगर 50 लाख का लोन है तो 50 साल तो उसको लोन ही चुकाने में लग जाएंगे। तो आप ऐसी कंपनी लेंगे क्या? नहीं लेंगे। इसलिए उधार देखना बहुत जरूरी है। वैसे ही उसके पास कैश कितना पड़ा है ये आप देखोगे। आप ये देखोगे कि कंपनी अगर किसी बुरे स्थिति में, कोरोना जैसे कोई स्थिति हो जाए जहां कंपनी का काम बंद हो जाए, तो क्या वो कंपनी की हालत इतनी अच्छी है कि वो सरवाइव कर पाए, ये आप देखोगे। अर्निंग रिपोर्ट्स क्या होती हैं कि कंपनी हर तिमाही में क्या दिखा रही है कि हमने पिछली तिमाही से ज़्यादा कमाई की क्या, पिछले साल से ज़्यादा कमाई की क्या। अगर आप कंपनी कमा ही नहीं रही है तो आप उसमें कैसे अपना शेयर खरीदेंगे? आप तभी खरीदेंगे जब आपको विश्वास होगा कि ये कंपनी आने वाले 10-15 साल तक लगातार अर्निंग में ग्रोथ देगी। तो आपको ये सब एनालिसिस करना पड़ता है कि ईपीएस क्या है, मतलब पर शेयर के पीछे कंपनी कितना कमा रही है। आपके पास तो कुछ गिने चुने शेयर है, मान लो मेरे पास एक शेयर है, तो मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि पिछले महीने, पिछले तिमाही में 3 महीने में इस कंपनी ने एक शेयर के पीछे 5 रुपए कमाए थे। इस 3 माही में इस कंपनी ने 6 रुपए कमाए हैं, मतलब कि ग्रोथ हो रहा है। तो मैं इस ग्रोथ के हिसाब से अब शेयर ले सकता हूँ कि नहीं, ये डिसीजन लेना है। आरओई और आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये टर्म्स होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, जो दिखाते हैं कि कंपनी कितना एफिशिएंटली, कितनी दक्षता के साथ आपके पैसे को, जो कैपिटल है, उससे रिटर्न बना पा रही है। 15%, 20%, जनरली आरओई 15 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब आपकी जो कंपनी है वो जो पैसे इक्विटी है उसमें 15% से ज़्यादा का रिटर्न बना रही है। अगर वही रिटर्न नहीं बनाएगी तो आपके शेयर्स में आपको रिटर्न कैसे मिलेंगे? पी रेशियो दिखाता है प्राइस टू अर्निंग, मतलब उसका जो एक शेयर का प्राइस है, जैसे अभी हमने देखा रिलायंस का प्राइस 2,900, डिवाइडेड बाई वो एक शेयर के पीछे कितना कमाती है, उससे आपको पता चलता है पी रेशियो जब कम होता है ग्रोथ स्टॉक्स में तब लेना चाहिए। वहीं साइक्लिक स्टॉक्स जो होते हैं, जो साइकिल में चलते हैं, जैसे ऑटो स्टॉक्स या फिर सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स, यहाँ पी रेशियो जब ज़्यादा हो तब लेना चाहिए, जब पी रेशियो कम हो तब बेच देना। ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको देखना है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ये सब आपको सीखना पड़ेगा, तब आप जाके एक डिसीजन बना पाओगे। अगर आप ये सब के लिए टाइम नहीं है या नहीं कर सकते तो बेटर है जो कर सकते हैं, जैसे कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे स्टॉक्स लेते हैं, उनको अपने पैसे दे दीजिए। वहाँ पे बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, वो अपने आप मैनेज करेंगे। अगर आपको ये सब समझ में आता है, ये सारे टर्म्स, और ये सब देख के आप कोई कंपनी की बैलेंस शीट डिसाइड करके पता कर सकते हो कि ये स्टॉक लेने लायक है, तो आप ये एनालिसिस यूज करो। इवन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हो तो आप फंडामेंटल देखो कंपनी के। कहीं ऐसा ना हो कि आप 500 के पी पे कोई स्टॉक है और आपने टेक्निकल एनालिसिस देख के ले लिया, अगले दिन वो स्टॉक क्रैश हो गया और आपके सारे पैसे डूब गए। इसलिए ये सारे हेल्प करते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उनको भी। मैं हमेशा कोई भी कंपनी में अगर स्विंग ट्रेड भी लेता हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि उसका आरओई 15 से ज़्यादा हो। ये सब कहाँ से पता चलेगा? आप कोई भी स्टॉक का नाम अपने ब्राउज़र में लिखिए, जैसे हम अभी लिखते हैं एच डी एफ सी बैंक। ये हमने लिखा एच डी एफ सी बैंक, उसके आगे लिखिए स्क्रीनर, स्क्रीनर, और इसको क्लिक कीजिए। यहाँ आ गया स्क्रीनर डॉट कॉम पे एच डी एफ सी बैंक। जैसे ही आप ये खोलेंगे आपको कंपनी के सारे फंडामेंटल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो, कंपनी का मार्केट कैप है 12,24,000 करोड़। ठीक है, इसका करेंट प्राइस है 1608 रुपए, इसका पी रेशियो है 18 का, आर ओ ई है 17%, हमने कहा 15 से ज़्यादा होना चाहिए, आर ओ सी है 7.67%। आरओसी बैंकिंग कंपनियों का 8-9 के आसपास होता है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है। बाकी आप नॉर्मल कंपनियों में इसको 20% से ऊपर हो तो ये बेटर होता है। आरओई आरओसी में क्या डिफरेंस है उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। डिविडेंड यील्ड, कितना डिविडेंड देता है अपने शेयर धारकों को, अपने मुनाफे का क्या हिस्सा देता है, वो डिविडेंड बताता है। यहाँ से आपको ग्राफ भी मिल जाएगा और यहाँ से आपको मिलेगा क्वार्टरली रिजल्ट्स कि कितना, ये जून 21 सितंबर, ये तिमाही रिजल्ट्स आप देख सकते हो कि यहाँ जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, इसमें आपका जो कितना ग्रोथ है आप ये देखो कि ये कंपनी 14 रुपए कमाती थी एक शेयर के पीछे जून 2021 में, और अभी 21 रुपए कमाती है, मतलब ग्रोथ हुआ। एक शेयर के पीछे जो कमाई है उसमें ग्रोथ हुआ।
वैसे ही अगर आप इसका प्रॉफिट लॉस देखोगे साल दर साल 2013 से लेके 2024 तक, तो आप देखो कि ईपीएस देखो आप कि जो 14 रुपए कमाती थी एचडीएफसी बैंक एक शेयर के पीछे, वो आज 84 रुपए हो गया है एक शेयर के पीछे। ठीक है। और यहाँ पे आप इसका देख सकते हो, आप बाकी सेल्स वगैरह जो नॉर्मल कंपनियां उनकी सेल्स, एसेट्स, लाइबिलिटी सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। आपको आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे कि इनमें क्या देखना होता है फंडामेंटल एनालिसिस में। ठीक है, ऐसे होता है फंडामेंटल एनालिसिस। अब नेक्स्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? यहाँ आप इंडिकेटर यूज करते हो, प्राइस एक्शन यूज करते हो, चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के डिसाइड करते हो कि आपको कहाँ एंट्री बनानी है, कहाँ एग्जिट। अब हम रिलायंस का ही एग्जांपल देते हैं। रिलायंस में जब आप चले जाते हो, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे आप देखो ये वीकली चार्ट, ये मतलब इसका जो एक कैंडल है ये एक वीक का प्राइस एक्शन दिखाता है। ये है कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, मतलब इसमें जो एक मोमबत्ती के जैसे कैंडल्स में आपको दिखाया है कि एक हफ्ते में क्या क्या प्राइस एक्शन होता है। एक वीक का आप करेंगे तो एक कैंडल एक वीक का दिखा रहा है, वन डे करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा वन डे का, एक दिन का जो प्राइस एक्शन है ये वन डे। यहाँ देखो ये 27 मार्च का है, इसके नेक्स्ट डे 28 मार्च का, ऐसे करके प्राइस एक्शन है। ये चार्ट हम देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम पे। आपको जब भी चार्ट देखना हो आप ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम पे ही देखिए, आप ब्रोकर के टर्मिनल पे मत देखिए, क्योंकि ब्रोकर के टर्मिनल पे चार्टिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। आप अलग से एक बड़े स्क्रीन पे अगर देख सकें तो ज़्यादा बेटर है। मोबाइल पे आपको बहुत बड़ा प्राइजेक्शन नहीं दिखता है, यहाँ पे आपको बहुत दूर तक का दिखता है, तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सब पता चलता है। तो ये है कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न। ये जो सबसे अच्छा टेक्निकल चार्ट में जो होता है वो कैंडल स्टिक है। इसके अलावा अगर आप लाइन चार्ट बोलेंगे तो ये लाइन चार्ट है जो आपको दिखाता है कि स्टॉक किस तरीके से बढ़ रहा है या मूवमेंट कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक आप देखो इसमें ग्रोथ आई, प्राइस जो है 2200 से लेके सीधा 2-3000 पहुंच गया, उसके बाद ये ठहराव है। यहाँ पे अगर आप कैंडल स्टिक में देखेंगे तो आपको और ज़्यादा डिटेल पता चलेंगे। यहाँ इंडिकेटर में आप जाएंगे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो आप लगा सकते हो, आरएसआई, मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये सब हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे कि कैसे लगा के आप ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ देखो, यहाँ पे जब भी स्टॉक आ रहा है इसमें सेलिंग आ रही है, फिर से आया फिर से सेलिंग आई, यहाँ पे देखो एक सेलिंग। तो आपको पता है कि ये जो रेट है 3000 के आसपास, यहाँ से लोग इसको बेच रहे हैं। तो यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हुआ तो आप बहुत लोग सोचेंगे कि अब ये लेवल निकल गया है तो हम ऊपर जाके इसको खरीदते हैं। ये होता है टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल देख के आप कैसे स्टॉक में एंट्री और एग्जिट बनाते हैं, ऐसे करके आप ट्रेड कर सकते हो। तो अभी तक हमने सीखा कि स्टॉक क्या होता है, कैसे आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो, वीकली, स्विंग ट्रेडिंग, डेली, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। ऐसे ही सेम आप कमोडिटी मार्केट में अगर ट्रेड करोगे तो एमसीएक्स जो है आपका जो एक्सचेंज, वहां पे आपको यही जीरोधा काइट इन्हीं के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो। ये है ट्रेडिंग। अब इसमें सबसे जरूरी बात जो है, जो वीडियो के लास्ट में है, जो लोग लास्ट तक देख रहे हैं उनके लिए ही है, क्योंकि वही लोग आगे जाके सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि जिसमें पेशेंस है इतनी देर रुकने का शेयर मार्केट में, वही सक्सेसफुल होगा। वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मतलब आपको अपने लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा काम करने का। देखो, शेयर मार्केट तो एक समंदर है, आप पैर भिगोने आए हो या अंदर के मिनरल्स कलेक्ट करने आए हो, वो डिसाइड करता है कि आपके पास सिस्टम क्या है। आप एक सिस्टम बनाओ कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस से ट्रेड करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, कि टेक्निकल एनालिसिस से, किस में करूंगा, मैं फ्यूचर ऑप्शन करूंगा, मैं इक्विटी मार्केट करूंगा, क्या करूंगा, पहले एक डिसाइड कर लो। अगर आपके पास कैपिटल छोटा है तो आप किस स्पीड से उसको ग्रो करना चाहते हैं, 5% मंथली, 10%, 20%, 100%, ये डिसाइड कीजिए। एक महीने का फिक्स रूल रखिए। आप बाहर से कैपिटल और ऐड करिए, रिस्क कम लीजिए, रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी कम रखिए। मान लो आपके पास अभी 1 लाख रुपए हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं 5% मंथली कमाऊंगा भी, तो 5 ही हजार रुपए हुए, इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप 50% कमाने जाएंगे तो हो सकता है आपका 1 लाख भी चला जाए। आप ऐसे सोचिए कि मैं 1 लाख से 5 हजार बनाता हूँ, और एक ऐसा कोई सिस्टम बनाता हूँ जिसमें वो 5 हजार तो बने ही बने। हर महीने नहीं बनेंगे लेकिन साल के मुझे कम से कम 60,000 तो बने। ऐसे करके आप, लाइट चली गई, ऐसे करके आप फिक्स कीजिए। ऐसे ही होता है, लाइट चली जाएगी आपकी शेयर मार्केट की भी, अगर आप रिस्क अपना ध्यान नहीं रखें, और रिस्क जैसे ही कंट्रोल करेंगे लाइट आ जाएगी। तो आप रिस्क कंट्रोल कीजिए, 4-5 रूल्स लिख लीजिए कि मैं तो सिर्फ यही करूंगा, हमेशा स्टॉप लॉस लगाऊंगा, या
ये देख के ही ट्रेडिंग करूंगा, इतने ही कैपिटल से करूंगा, इतना ही पोजीशन बनाऊंगा। ऐसे फिक्स रूल्स बनाने पड़ते हैं ताकि आपका माइंड कंट्रोल रहे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के टाइम में, वरना आपको कोई कंट्रोल करने वाला तो है नहीं वहां पे। जब आप मोबाइल स्क्रीन आपके सामने है तो आप तो कुछ भी ट्रेड लगा देंगे। आप अपने लिए अपने कंट्रोल के लिए कुछ रूल्स बनाइए जो आपके बिहेवियर को कंट्रोल करे मार्केट में, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप रूल्स बनाइए, सिस्टम बनाइए कि मैं इसी सिस्टम से ट्रेड करूंगा, फिर आपको उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत। अगर आपने रिलेटिव स्ट्रेंथ का मॉडल यूज़ किया है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ सिस्टम से आप स्विंग ट्रेडिंग जब आप करेंगे, जीरो लाइन क्रॉस किया मुझे लेना है, जीरो लाइन क्रॉस किया नीचे मुझे बेचना है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, आपका एक सिस्टम तैयार हो गया है। वैसे ही अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, अगर आपने सोचा है कि मैं सिर्फ 2 ही ट्रेड करूंगा दिन के और स्टॉप लॉस लगा के ही करूंगा, तो आपका मैक्सिमम लॉस तो फिक्स है ना। फिर आपका जो फ़ायदा है वो भी आप फिक्स कर लीजिए, 1:3 लूँगा मैं। इसके बाद आपको कोई कैसे हरा सकता है? ऐसे लिए अपने लिए एक सिस्टम बनाइए पहले, फिर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए। और भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके बताइए। हमारे और भी वीडियोज़ हैं, हमारे इंस्टाग्राम का चैनल भी है ट्रेड विद बुक्स, वहाँ पे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं। आपकी मदद करते रहूँगा ऐसे ही। आपको जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ऑल द बेस्ट।